बच्चों, आज हम लोग विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में देखेंगे और इनके प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पर एक प्रयोग दिख रहा है आपको। इस डंडी में दो गुब्बारे लगे हुए हैं, एक फूला हुआ गुब्बारा है और एक पिचका हुआ गुब्बारा है। पिचका हुआ गुब्बारा जो है उसमें डंडी ऊपर की ओर उठी हुई है, यानी इधर का हिस्सा हल्का है। अब आइए देखते हैं इनके प्रश्नों को। क्या हवा में भार है? हाँ, हवा में भार होता है बच्चों। आपने देखा होगा कि जब हम गुब्बारा फुलाते हैं तो फूल जाता है, और इन्होंने अपने प्रयोग में दो गुब्बारे लटकाए, एक को में से हवा निकाल दी या कम कर दी या कम फुलाया तो वो डंडी ऊपर हो गई। इस तरह से हवा में भार होता है। क्या हवा स्थान घेरती है? हाँ, हवा स्थान घेरती है। यदि स्थान ना घेरा होता तो गुब्बारा फूला नहीं होता। आप इस प्रयोग को एक झिल्ली लीजिएगा जो आपके घरों में सामान में आती होगी, और उसका मुंह ऐसे करके बंद कर दीजिएगा। जब मुंह बंद करेंगे तो वो भी फूल जाएगी, जिससे पता चलता है कि हवा स्थान घेरती है। उसके बाद आ जाइए, अपने आसपास की वस्तुओं को ठोस, द्रव और गैस के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ठोस, द्रव, गैस, पुस्तक, दूध, धुआं। उसके बाद कुछ आपको लिखनी थी जिसमें मेज, तेल, ऑक्सीजन यानी गैसें जो हैं वो भी गैसीय अवस्था में होती हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है बर्फ, पानी, जल वाष्प। इसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर आओ करके सीखे लिखा हुआ है। इसके लिए कुछ सामग्री भी इन्होंने दी है, जैसे ये कांच का छोटा बाउल है, ये ग्लास है और ये कांच का बड़ा बाउल है। इसमें एक पत्थर रखा हुआ है। पत्थर को बारी बारी से इन तीनों बर्तनों में रखा गया। अब ये पूछ रहे हैं, क्या ऊपर दिए गए चित्र में ठोस का आकार व आयतन बदलेगा? हाँ या नहीं? तो आपने क्या देखा कि जब पत्थर को इन तीनों में रखा गया, इसमें रखा गया, इसमें रखा गया, तो क्या पत्थर बड़ा छोटा हो गया या पत्थर मोटा पतला हो गया? आपने देखा नहीं, जैसे पत्थर जितना बड़ा इसमें है उतना ही बड़ा इसमें है, उतना ही बड़ा इसमें है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के अणु आपस में बंधे रहते हैं। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिस कारण इनका आकार व आयतन निश्चित होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ का आकार व आयतन निश्चित होता है। उसके बाद आ जाइए, अब अगला चित्र बी के अनुसार 3 बर्तन में पानी भरते हैं। देखो बच्चों, इस बर्तन में पानी भरा, इसमें पानी भरा और इसमें पानी भरा। क्या देखते हैं कि पानी जब छोटे बर्तन में रखा गया था तो उसका आकार उसने घेर लिया, जब ग्लास में देखा तो उसका आकार घेर लिया, और जब बड़े बर्तन में रखा गया तो उसका आकार घेर लिया। इस तरह से आपने देखा कि पानी जो है वो बर्तन के आकार के अनुसार अपना आकार ले लेता है। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे, क्या द्रव जल का आकार तथा आयतन बदलता है? आकार तथा आयतन बदलता है। अब यहाँ 2 बातें हैं। देखिए, आपने आयतन और आकार के बारे में, तो यहाँ हमने तो लिखा है हाँ, लेकिन आगे इसका उत्तर विस्तार से लिखा हुआ है। हाँ, द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है ठोस की अपेक्षा बच्चों, जिस कारण इनका आकार बदल जाता है, किंतु आयतन नहीं बदलता। आयतन का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे आधा लीटर अगर पानी है तो चाहे इस बर्तन में रखें, चाहे इस बर्तन में रखें, चाहे इस बर्तन में रखें, वो पानी आधा लीटर ही रहेगा, लेकिन अपना आकार बर्तन के आकार के अनुसार बदल लेगा। तो जो द्रव होते हैं उनका आकार बदल जाता है, लेकिन आयतन नहीं बदलता। चित्र सी के अनुसार 3 बर्तनों में बारी बारी से जलती हुई धूप की बत्ती रखी गई है। इसमें धूप की बत्ती रखी, इसमें धूप की बत्ती रखी हुई और इसमें धूप की बत्ती रखी गई। ये छोटा कांच का बाउल है, ये पूरा भर जाता है। ये ग्लास है, ये पूरा भर जाता है। ये बड़ा बाउल है, ये पूरा भर जाता है। लेकिन देखिए, धूप बत्ती एक ही जैसी थी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या धुआं गैस के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन होगा? हाँ, परिवर्तन तो होगा। और क्यों होगा? हाँ, गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल 0 होता है,
जिस कारण से इनका आकार व आयतन बदल जाता है। यानी गैस का ना तो कोई आकार निश्चित होता है और ना ही कोई आयतन उसका निश्चित होता है। अगला प्रश्न बच्चों दिया हुआ है, नीचे दिए गए गोले में बिंदी चिपकाइए और बताइए कि यह गतिविधि क्या दर्शाती है। बच्चों यहाँ देख रहे हो, इनमें आप बिंदी चिपका सकते हैं। तो ये बहुत पास पास इसलिए ठोस के कण है, ये दूर दूर है इसलिए हम कह सकते हैं इनको द्रव के कण है। ये बहुत दूर दूर है, इसका मतलब ये गैस के कण होंगे। उसके बाद बच्चों आ जाता है, यहाँ पर कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। इन चित्रों को देखिए ध्यान से, ये अलग अलग हैं, स्वतंत्र हैं, यानी ये परमाणुओं को दर्शाता है। ये परमाणु देखो मिले हुए हैं, तो जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो उनको अणु अणु कहते हैं, यानी ये अणुओं को चित्र दर्शा रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये तो दिखा रहा है परमाणुओं को और ये भी परमाणु को दिखा रहा है। ये कई भिन्न भिन्न परमाणु जुड़े हुए हैं, देखिए इनका रंग अलग है, इसका देखिए नीला है और ये हरे रंग का है। तो इसमें अलग अलग तत्वों के परमाणु जुड़े हुए हैं, यानी अब इनको हम यौगिक कहेंगे। इनमें सब चीज तत्व भी हैं और परमाणु भी हैं, इसलिए इसको हम मिश्रण कहेंगे। तो ये इस तरह से परमाणु का चित्र है, ये अणु का चित्र है और ये यौगिक का है अणु, और ये मिश्रण यौगिक का मिश्रण है। अब इन्हीं से आधारित आगे आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं आगे प्रश्न क्या पूछे गए हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, ऊपर दिए गए चित्र में कौन सा चित्र H2 का हो सकता है। तो आपने पिछले उसमें देखे थे चित्र बी, क्या होगा इसमें, चित्र बी वाला होगा। फिर अगला है कि ऊपर दिए गए चित्र में कौन सा चित्र NH3 का हो सकता है। तो चित्र नंबर सी, जो आपका ये चित्र सी दिया हुआ है, ये इसमें हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाइए, फिर नीचे दिए गए चित्रों के अणुओं को देखकर बॉक्स में उनके फार्मूले लिखिए। यहाँ पर HH है और O है, तो H2O, यहाँ COO है, CO2, यहाँ N है, OH है और OO है, तो HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, इसको सोरे का अम्ल भी कहते हैं। फिर आ जाइए, इनको मिलान करना है। स्तंभ A स्तंभ B, हाइड्रोजन को H से मिला देंगे, क्लोरीन को हम Cl से मिला देंगे, कोबाल्ट को हम CO से मिला देंगे। बच्चों ये स्मॉल लेटर में O बना हुआ है, जो कैपिटल लेटर में अगर होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाती, लेकिन स्मॉल लेटर में इसलिए ये कोबाल्ट है। फिर ब्रोमीन Br हो गया, नाइट्रोजन को N से मिला देंगे, ऑक्सीजन को O से मिला देंगे। इसके बाद अब आ जाइए, नीचे दिए गए रासायनिक सूत्रों में प्रयुक्त अवयवी संकेत लिखिए। यहाँ पर देखिए NO2 है, यानी N क्या है, नाइट्रोजन, O क्या है, ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गई। फिर क्या है यहाँ पे NaCl, तो Na सोडियम हो गई, Cl क्लोरीन हो गई। फिर आपका देखिए H2SO4, H हाइड्रोजन, H सल्फर, O ऑक्सीजन, ऐसे C12H22O11, C कार्बन, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन हो गई। इसी तरीके से अब हम इन रासायनिक सूत्रों को भी पूर्ण करेंगे। ये देखिए C12H22O11, यानी ये हो गया सुक्रोज, या इसको हम लोग चीनी भी कहते हैं। फिर आइए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसी को बच्चों सोरे का अम्ल भी कहते हैं। फिर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। फिर उसके बाद आ जाइए, यहाँ पर व्यापारिक नाम है, रासायनिक नाम है और रासायनिक सूत्र हैं। जैसे नमक का सोडियम क्लोराइड NaCl, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। बच्चों इसको और बता दें, हम चूना पत्थर भी कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट, फार्मूला KMnO4। चीनी सुक्रोज C12 H22 O11, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। देखते हैं प्रश्न नंबर 10, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस प्रकार होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। बच्चों जब अम्ल और क्षार मिला देते हैं तो उसके मिलाने से लवण और जल बनता है और इस क्रिया को हम उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं
तथा इस क्रिया से जो ऊष्मा निकलती है उसको हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। अब आ जाइए, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को मिला देंगे आपस में तो बन जाएगा NaCl मतलब नमक, प्लस जल मतलब पानी, और इससे गर्मी मिलेगी जिसको हम ऊष्मा कहेंगे। तो इस क्रिया को हमने इस तरीके से लिखकर पूर्ण कर दिया। अब ये लिखा हुआ है, नीचे दी गई प्रक्रिया में निर्मुक्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। नीचे आपने देखा यहाँ लिखा हुआ अम्ल प्लस क्षारक, इनको मिला देंगे तो बन जाएगा लवण। जैसे ऊपर ये रासायनिक पदार्थ दे करके क्रिया बताई थी, ये केवल इन्होंने यहाँ पर लिख के बताया है। लवण बन जाएगा, जल बन जाएगा और ऊष्मा निकलेगी। जो ऊष्मा निकलेगी उस ऊष्मा को कहेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा। उसके बाद मिलान करना है। मिलान करने में यहाँ खाने का मिलान करना है, लेकिन देखिए मिलान करने में पूछा क्या गया। ये अम्ल, क्षार और लवण के नाम दिए हुए हैं और इनके ये उपयोग दिए हुए हैं, यानी इन अम्ल, क्षार, लवणों का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आपने देखा यहाँ लिखा हुआ है खाने का सोडा। हमने यहाँ आपको समझाने के लिए इनके रासायनिक सूत्र भी लिख दिए हैं। तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग बच्चों सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में होता है। फिर है सिरका। सिरके का उपयोग सफ़ेदा बनाने में होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl कहते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है? क्लोरीन के निर्माण में होता है। फिर है चूना। चूने का प्रयोग कहाँ होता है? अमोनिया बनाने में। अमोनिया मतलब NH3 बनाने में। फिर सोडियम क्लोराइड, नमक का प्रयोग कहाँ होता है? तो नमक का प्रयोग साबुन उद्योग में होता है। आप इनको अपनी कार्य पुस्तिका में मिला लीजिएगा। हम मिला देते तो आपको पता नहीं चलता। उसके बाद यहाँ आ जाइए, सही और गलत का निशान लगाइए। लिटमस, हल्दी, गुड़हल प्राकृतिक सूचक। बच्चों जब आपने अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा इनको प्राकृतिक सूचक कहते हैं, यानी ये सही है। फिर अम्ल व क्षार की क्रिया से परमाणु बनता है। अभी पीछे के प्रश्नों में आपने देखा होगा अम्ल और क्षार की क्रिया से लवण बनता है, तो ये गलत है। पदार्थ की 4 अवस्थाएं होती, आपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ रखी, इसका मतलब इन्होंने जो लिखा वो गलत लिखा। फिर ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। हाँ बच्चों, आपने उधर जिसमें बिंदी चिपकाई होगी उसको देखा होगा, जो बहुत पड़ोस पड़ोस थे वो सब ठोस पदार्थ के कण थे, तो ये भी सही लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों ये देखिए, कल राजू अपनी माँ के अचार बनाने में मदद कर रहा था। थोड़ी हल्दी उसके कपड़ों में लग गई थी, जिसके कारण हल्दी के दाग को जब लग गया तो उसको साबुन से धोया, तो साबुन से धोने पर लाल हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए हम विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन्हीं को हम लोग सूचक कहते हैं। इन सूचकों को जब अम्ल और क्षार में मिलाते हैं तब इनका रंग बदल जाता है। हल्दी भी एक तरीके का प्राकृतिक सूचक है। क्षार की उपस्थिति में सूचक का रंग लाल होता है। बच्चों आपने देखा होगा आपके घर में जब कोई आता है उसको जब टीका किया जाता है तो हल्दी में चूना मिला लिया जाता है। जब हल्दी में चूना मिलाया जाता है तो वो लाल हो जाता है, यानी हल्दी जो है वो सूचक है। इस तरह से यहाँ पर जो 2 ये दिए हुए हैं, ये विज्ञान किट में पेपर दिए रखे हुए हैं, इनको हम लिटमस पेपर कहते हैं। ये अम्ल और क्षार की पहचान के काम आते हैं। अब बच्चों हमने आपकी सुविधा के लिए एक शब्द लिखा हुआ है, अनिल। अनिल का मतलब होता आ से अम्ल और ना से नीला और ला से लाल, यानी अगर अम्ल होगा तो वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। इसी तरीके से दूसरा शब्द लिखा है छलनी। अगर क्षार होगा तो वो लाल लिटमस को नीला कर देगा। आइए हम इसी के आधार पर इन प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो टमाटर आप खाते हैं। अम्ल बच्चों साधारण तरीके से उनको कहते हैं जो खाने पर खट्टे लगते हैं, यानी टमाटर खट्टा होता है तो वो क्या कर देगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अम्ल नीला लिटमस लाल कर देगा, तो नीले लिटमस को लाल कर देगा। आप इसका परीक्षण करके भी देख सकते हैं। उसका सिरका भी खट्टा होता है, यह भी नीले लिटमस को लाल कर देगा। नमक बच्चों, नमक लवण होता है, तो ना ये अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा ना ये क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। ये कोई किसी लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर नींबू, आप जानते हैं नींबू भी खट्टा होता है, तो ये भी नीले लिटमस को लाल कर देगा। साबुन क्षारीय होता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देगा। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एक दिया हुआ है प्रोजेक्ट कार्य। यहाँ गुड़हल की पंखुड़ियों को चूने के पानी और नींबू के पानी के साथ कुछ प्रयोग किया गया है। आपको बच्चों हम बता दें
कि जिसको हमने लिखा है गुड़हल का रस ये कैसे मिलेगा। आप पहले पानी गर्म करिएगा, फिर गुड़हल के कुछ फूल उस पानी में डाल दीजिएगा। थोड़ी देर जब पड़े रहेंगे उसके बाद उसके रस को देखिएगा रंगीन हो जाएगा, यानी जो पानी गर्म लिया था आपने वो गुड़हल की पत्तियों से जो रंग छूटा उससे पानी रंगीन हो जाएगा। उसको छानकर एक परख नली में रख लीजिएगा, फिर प्रयोग कीजिएगा। उसी को हम कहेंगे गुड़हल का रस। उस थोड़े रस में नींबू का जब घोल मिलाएंगे तो उस विलयन का रंग गुलाबी हो जाएगा। इसका मतलब नींबू क्या है, अम्लीय है। अब फिर थोड़े और गुड़हल के रस में चूने का पानी मिला लेंगे। जब चूने का पानी मिलाएंगे तो विलयन का रंग हरा हो जाएगा। इसका मतलब चूने का पानी जो है वो कैसा है, क्षारीय है। इस तरह से बच्चों ये प्रोजेक्ट कार्य आप अपने घर या अपने स्कूल में अच्छे से कर लीजिएगा। गुड़हल का फूल आपको आसपास बहुत आसानी से मिल जाएगा।